सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ गए हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आपको दिख रही है ना सभी को? मक्खन वंदना साहब जी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, सेशन स्टार्ट करें? हाँ मैम साहब। हाँ, जो पिछली क्लास में थे वो भी ज्वाइन हुए होंगे और जो नहीं थे वही वापस अपना सेशन वापस शुरू करेंगे। जो ट्यूसडे को जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पहला सेशन ट्यूसडे का चुना है। अभी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम वापस मंगलवार को और शनिवार को दोनों सेशन सेम रहेंगे। हाँ, सबसे पहले प्राकृत भाषा का परिचय। प्राकृत से आप सब क्या समझते हैं? प्राकृत से कि जो प्रकृति की भाषा है, यानी जो स्वाभाविक रूप से जो बोली जाती है उसे प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत का अर्थ है प्रकृति की भाषा यानी स्वाभाविक भाषा। जो भाषा अति प्राचीन काल से हम आर्य देशों के अंदर, कितने आर्य देश है? 18 आर्य देश है। तो 18 आर्य देशों के अंदर जो आर्य लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। और उसी प्राकृत भाषा के अंदर भगवान महावीर ने अपने सिद्धांतों का उपदेश दिया है। नहीं बस सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जो भगवान महावीर ने उपदेश दिए हैं वह भी प्राकृत भाषा के अंदर दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि जो प्राकृत भाषा है उस समय जन साधारण जो है, जो जनरल पब्लिक है, वह प्राकृत भाषा के अंदर ही बोल सकती थी और उसी भाषा के अंदर समझ सकती थी। इसलिए भगवान महावीर ने भी जो जन सामान्य की भाषा है उसी भाषा के अंदर अपने सिद्धांतों का उपदेश दिया है, इसलिए प्राकृत भाषा कहलाई। और भगवान ने जिस भाषा के अंदर उपदेश दिया है उसे अर्धमागधी प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा के बहुत सारे भेद और प्रभेद बताए गए हैं। आपको सबको दिख रहा है क्या? मतलब दिख रहा है मार साहब। हाँ, प्राकृत भाषा के बहुत सारे भेद और प्रभेद बताए हैं। तो पाली प्राकृत जो बौद्धों की भाषा है वह पाली प्राकृत के अंदर है, जिसमें त्रिपिटक है, बौद्धों के धम्मपद है। तो ये जो भाषा है वह पाली प्राकृत है। फिर अर्धमागधी प्राकृत, जो अर्धमागधी प्राकृत है वह मगध के आधे देश के अंदर बोले जाने वाली जो भाषा है उसे अर्धमागधी कहते हैं। ये अर्धमागधी का मतलब क्या है? अर्धमागधी किधर है? तो ये जो राजग्रही नगरी जो आपको मालूम है वह वहां पर भगवान ने, आपको ध्यान हो तो मगध के अंदर अर्धमागधी जो राजनगरी नगरी है वहां पर भगवान ने 14 चातुर्मास किए हैं। तो वहां की जो भाषा थी
जो आधे मगध देश में बोली जाती थी वह अर्ध मागधी भाषा है। और शौरसेनी प्राकृत जो है वह शूरसेन देश के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है वह शौरसेनी प्राकृत कहलाई। और दिगंबर का जितना भी आगम ग्रंथ है, उनके जितना भी साहित्य है, वह आचार्यों ने शौरसेनी प्राकृत के अंदर रचे हैं। मागधी भाषा, मागधी प्राकृत जो पूरे मगध देश के अंदर बोली जाती है वह मागधी भाषा है। और महाराष्ट्री प्राकृत जो महाराष्ट्र के अंदर प्रचलित थी। ये जो मराठी है वह भी महाराष्ट्र का ही रूप है, उसी में से निकला है। महाराष्ट्र भाषा जो है, मराठी भाषा है, वह महाराष्ट्री प्राकृत में से ही निकली है। पेशाची जो प्राकृत है वह पिशाच देशों के अंदर जो बोली जाती है उसे पेशाची प्राकृत कहते हैं। और ये अपभ्रंश प्राकृत, जो अपभ्रंश भाषा है वह हिंदी से पहले, यानी प्राकृत का ही रूप है जो हिंदी से पहले अपभ्रंश के रूप में प्रचलित हुई, उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। काफी सारा साहित्य अपभ्रंश हिंदी में मिलता है, वह भी प्राकृत में से ही निकली है, इसलिए उसे अपभ्रंश प्राकृत भाषा कहते हैं। तो ये सामान्य रूप से इनका परिचय मिलता है। मिलता तो बहुत सारा है, लेकिन अभी आपको जो बेसिक के अंदर कराया जाएगा वह थोड़ा थोड़ा परिचय कराकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी 3 मंथ्स में आपको शॉर्ट में परिचय मिलेगा। अगले एडवांस सेशन के अंदर आपको और भी उसका डिटेल और भी ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। हाँ, प्राकृत व्याकरण और उसकी विशेषताएं। प्राकृत व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? तो कोई भी भाषा हो तो उसका व्याकरण अवश्य मिलता है। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा भी व्याकरण के रूप में अलग उसका पार्ट मिलता है। इसी प्रकार इंग्लिश भाषा है तो वह भी क्या है, इंग्लिश व्याकरण भी उसके साथ में मिलता है। इसी तरह मराठी भाषा है या कोई भी भाषा है तो सभी भाषाओं का व्याकरण होता है। तो प्राकृत भाषा का भी व्याकरण है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? कि वह शास्त्र जिससे भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, सुनना और पढ़ना सीखा जाता है, उसे प्राकृत कहते हैं, उसे प्राकृत भाषा यानी व्याकरण कहते हैं। हमारा सर हाँ, ये लिखना है क्या? हाँ, आप लोगों को नोटबुक रखना है और नोट करते जाना है। जो जो हम बताते जाएंगे आपको नोट आउट करना है। तो पहले का नहीं लिखा है, हाँ? पहले का नहीं लिखा है, मेरा सब कुछ मालूम नहीं था ना। पहले का भी नहीं लिखे। पहले का भी आपने पिछली क्लास में भी यही सीखा है। जो पहले प्रेजेंट थे पिछली क्लास, ट्यूसडे की क्लास में, जो नए हैं वो भी अभी लिखना शुरू कर दें और जो पिछली क्लास में थे वो भी नोट डाउन करें। सब हमें नहीं पता था तो हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, गलती से पहले से बता सकते। मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ, आप ये प्राकृत भाषा का कि किसे कहते हैं प्राकृत भाषा। और आपको हम पीपीटी शेयर कर देंगे, लेकिन लिख लीजिए, आप थोड़े नोट्स भी बनाइए अपने, और आपको पीपीटी भी शेयर कर देंगे। और ये प्राकृत के भेद हैं। ये प्राकृत व्याकरण किसे कहते हैं? तो उसके बारे में शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध सुनना और शुद्ध पढ़ना जब आ जाता है तो वही व्याकरण कहलाता है। आगे बढ़ू ना? बढ़ो आगे। व्याकरण का जो शब्द बना है
वह दो शब्दों की संधि से व्याकरण शब्द बना है, वि और करण। वि का मतलब होता है विशेष रूप से और करण का मतलब होता है पद। कि व्याकरण प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, जैसे हिंदी भाषा के नियम होते हैं, हाँ वैसे ही मराठी भाषा के नियम होते हैं, इंग्लिश भाषा के नियम होते हैं, उसी प्रकार प्राकृत भाषा के भी कुछ नियम होते हैं। तो व्याकरण के जो नियम है, वह नियम, पहला नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक भाषा के नियम होते हैं कि जो भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे समझते हैं। कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसका व्याकरण सीखा जाता है, तभी हम उस भाषा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी भाषा के प्रामाणिक अध्ययन के लिए व्याकरण की गहन जानकारी आवश्यक होती है। अब प्राकृत की वर्णमाला, जैसे इंग्लिश के अंदर आप अल्फाबेट्स सीखते हैं, वैसे ही प्राकृत के अंदर भी अल्फाबेट्स क्या है, कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं और लेटर्स किसे कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर ABCDEFG ये लेटर्स होते हैं, वैसे ही प्राकृत लैंग्वेज के अंदर भी लेटर्स होते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी में लेटर्स को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक शब्द की पूर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का आप उच्चारण कर सकते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग इत्यादि, तो ये सारे क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। यानी इनकी जो पूर्ण ध्वनि है उसको वर्ण कहते हैं। आप अ बोलेंगे तो आप अ से आप समझ जाएंगे कि ये अ है, यानी ए है। अ फॉर अनार आपने सीखा हुआ है, तो इस तरह से अ उच्चारण करने पे आपको समझ में आ जाएगा ये अ इस तरह का होता है। क बोलने से समझ में आ जाता है कि यह क है। वर्ण के दो भेद हैं, यानी लेटर्स के भी दो टाइप्स प्रकार के लेटर्स होते हैं। जैसे आप इंग्लिश के अंदर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, इसी प्रकार हिंदी के अंदर और प्राकृत के अंदर भी स्वर और व्यंजन यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दो भेद वर्ण के किए हैं। अभी वोवेल्स किसे कहते हैं, यानी स्वर किसे कहते हैं कि जो वर्ण अपने आप में पूर्ण ध्वनि वाले होते हैं उन्हें स्वर अर्थात वोवेल्स कहते हैं। वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि जितने भी स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको किसी और व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्राकृत में 8 स्वर होते हैं। प्राकृत में कितने स्वर होते हैं, 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं, तो अ, आ, ई, दीर्घ ई, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ ई बोलेंगे। और ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, इसमें दीर्घ ए और दीर्घ ओ नहीं होता है। प्राकृत के अंदर दीर्घ ए और दीर्घ ओ नहीं होता है, इसलिए प्राकृत के अंदर 8 ही स्वर होते हैं। मूल स्वर जो होते हैं उनके 3 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल्स। शॉर्ट वोवेल्स जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी शॉर्ट स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये क्या ह्रस्व है। दीर्घ होंगे तो कौन से होंगे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ओ। और ए भी आपका क्या हो गया, शॉर्ट नहीं है, ये भी ए भी आपका किसमें आएगा, लॉन्गर जो वोवेल्स है, लॉन्ग वोवेल्स है उसमें ए आएगा, क्योंकि ये भी अ प्लस ई से बना है। ये ए है ना, ये भी अ और ई
दो शब्द अक्षरों से, दो लेटर से बना है, इसलिए ये भी क्या है, ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग स्वर, लॉन्ग वोवेल्स, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। जैसे आपको मैंने बताया है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ओ, ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए हैं, लॉन्ग वोवेल्स हो गए। नेक्स्ट, सरल शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 5 हैं, 3 आपके क्या थे, शॉर्ट वोवेल्स, और 5 आपके क्या है, लॉन्ग वोवेल्स। कौन कौन से हैं लॉन्ग वोवेल्स, तो दीर्घ ये आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ, ये क्या हो गए हैं, ये अपने लॉन्ग वोवेल्स हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर आ कैसे बना है, तो 2 लेटर्स मिलकर के आ बना है, अ प्लस अ, इनकी संधि हुई तो आ बना। इसी प्रकार ई प्लस ई तो दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ, अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, ये सारे आपके लॉन्ग वोवेल्स हैं, दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, लॉन्गर वोवेल्स, ये इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गर वोवेल्स, जो जिनके उच्चारण के अंदर स्वरों से भी 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण से भी तिगुना समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे प्लुत स्वर आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ओम, ओम जो है, ओम, ये ओम की जो ध्वनि है इसको प्लुत स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर के अपेक्षा से 3 गुना समय लगा है। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, अच्छा हाँ, व्यंजन जो स्वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ, ये क क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और अ क्या है, वोवेल है। तो ये क अगर इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ हो तो ये कॉन्सोनेंट कहलाता है, और अगर इसके अंदर स्वर मिल जाता है तो वह पूरा वर्ण बोल होता है। तो क्योंकि व्यंजन जो है वह कभी भी उच्चारण नहीं किया जा सकता है, स्वरों के बिना उनका उच्चारण करना संभव नहीं है, इसलिए क का उच्चारण करेंगे तो उसमें से अ की ध्वनि भी निकलती है। वास्तव में व्यंजन का अपना स्वरूप स्वर रहित ही होता है, किंतु इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि प्राकृत की वर्णमाला यानी प्राकृत के अल्फाबेट्स और हिंदी के अल्फाबेट्स, दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानता है। तो वो आप देख रहे हैं कि प्राकृत के स्वर कितने हैं, 8 स्वर है, और हिंदी के स्वर जो है वह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर हिंदी के हैं। और अह, ये भी हिंदी के अंदर है। ये देखिए दीर्घ औ है, दीर्घ ए है, ये भी इसके अंदर हिंदी में है, लेकिन हमारे प्राकृत के अंदर दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ये और अह, ये अ के
साथ में जो आप 2 डॉट देख रहे हैं विसर्ग, जिसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। ये आप नोट कर लीजिए कि विसर्ग जो है, जो डबल डॉट किसी भी अक्षर के पीछे या किसी भी शब्द के पीछे होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ प्राकृत भाषा में नहीं होता है। विसर्ग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। दीर्घ दीर्घ ओ प्राकृत भाषा में नहीं होते हैं। और ये सारे आपके व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, प्राकृत भाषा के कॉन्सोनेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क वर्ग यानी क ग्रुप, च वर्ग च ग्रुप, ट वर्ग ट ग्रुप, त वर्ग त ग्रुप, प वर्ग यानी प ग्रुप, और य र ल व स और ह। और ये आप देख रहे हैं अनुस्वार यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अपने डायरेक्ट नहीं होता है। किसी भी अक्षर के ऊपर अगर अनुस्वार आता है तो ये देखिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये दोनों प्राकृत भाषा में होते हैं। तो क वर्ग यानी क ग्रुप में क्या कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं? बोलिए जरा आप लोग, कोई भी अनम्यूट करके आप एक एक वर्ग का बताइए। क ख ग घ ड। क ख ग ग, इसको ड नहीं बोलते हैं, ग। इसका ये जो है ना, ये 5वें अक्षर, इनको ग्रुप का 5th अक्षर बोला जाता है इनको। हाँ, ये जो 5th अक्षर है ना, इनका उच्चारण नासिका से होता है। तो इनको ग, य, न, म, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। च वर्ग के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? अनम्यूट करके बोलिए एक। हाँ सर दिख रहा नहीं ना। च छ ज ज य। च वर्ग के अंदर हाँ सर दिख रहा नहीं स्क्रीन में कुछ। ट ठ ढ न। नहीं, आपको एक को नहीं दिख रहा, देखो सभी को दिख रहा है स्क्रीन। हाँ हाँ चल। त वर्ग के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? बोलिए। त थ ध न। हाँ, प वर्ग यानी प ग्रुप में प प फ फ ब भ म। म। हाँ, और अब ये जो है, ये य र ल य और र व, ल ब श। व, ये जो है ये अंतस्थ है। ये वर्ण कौन से है? ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये स और ह, स और ह है महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो श है और ये वाला जो श है, सिर्फ एक ही स है। हिंदी का जो है वो एक ही स प्राकृत में लिया गया है, बाकी के दोनों श प्राकृत में नहीं है। श और श, ये दोनों वर्ण, ये दोनों लेटर्स प्राकृत में नहीं होते हैं। इसके साथ एक क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों अक्षर, ये तीनों वर्ण भी प्राकृत वर्णमाला में नहीं होते हैं। हाँ, तो इनका भी प्राकृत में प्रयोग नहीं होता है। कि कौन कौन से शब्द वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, वापस बताएंगे, कौन बताएगा? श हाँ हाँ, ज्ञ। क्ष, त्र और ज्ञ, श श क्ष, त्र और ज्ञ। हाँ, इन अक्षरों का प्राकृत में उपयोग नहीं होता है, इन वर्णों को प्राकृत में नहीं होता है, ये वर्ण प्राकृत में नहीं लिए हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पे आपके ये ग्रुप है, ये क च ट त यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो ये जो सब है व्यंजन, ये सारे क से म तक सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से लेकर के म वर्ग तक के जितने भी वर्ण है वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और य, र, ल और व अंतस्तः कहलाते हैं। यानी अंतस्तः का मतलब क्या? अंतर से, जो हृदय से निकलते हैं, ऐसे वर्ण अंतस्तः कहलाते हैं। आप इनका उच्चारण करेंगे तो य, र, ल, व, ये आपके अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, इनका उच्चारण अंदर से हो रहा है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और स और ह, ये स और ह क्या है? ऊष्म वर्ण है।
इनका उच्चारण करने पर उष्मा यानी गर्मी पैदा होती है। स और ह का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने से गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको उष्म वर्ण बोला है। और ये डॉट देख रहे हैं आप, उसे अनुस्वार कहते हैं। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों में ह की ध्वनि का प्राण नहीं मिलता है वे सब अल्प प्राण कहे जाते हैं। यानी जिनमें ह की ध्वनि नहीं मिलती है, जैसे क, ग, च, ज, आप इनका उच्चारण करिए, इसमें ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है साथ में, क, ग, च, ज। तो जिन वर्णों में ह की ध्वनि का प्राण नहीं मिलता है, यानी उनका उच्चारण नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं ये। और महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों में ह की ध्वनि का प्राण मिलता है, यानी जिन वर्णों को, जिन लेटर्स का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनके साथ में ह की प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ख, छ, झ, घ आदि। ये जो वर्ण है ये सब क्या है? महाप्राण कहलाते हैं। इतना आया समझ में सबको? अब आप यहाँ पर बताएंगे अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन से हैं। एक एक जना एक एक अनम्यूट करके बताएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। हाँ, अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? क, च, ट, ट, प, प। हाँ, और महाप्राण में ख, छ, ठ, ग, म। वापस अल्प प्राण में ग, छ, च, ड, द, ब। महाप्राण ख, घ, घ, झ, ढ, ध, भ। अल्प प्राण में न, न और म। फिर अल्प प्राण य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण है। और स और ह ये एक महाप्राण है। आपको मैंने पहले बताया था स और ह भी महाप्राण है। क्योंकि स का उच्चारण करने पर भी ह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और ह का उच्चारण करते हैं तो उसमें ह ऑलरेडी महाप्राण है, ह का ही उच्चारण हो रहा है उसके अंदर। तो ये सब अल्प और अल्प प्राण महाप्राण का आपको टेबल यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट, ये कौन बच्चे इसके ऊपर पेन का कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आप प्राकृत भाषा की वर्णमाला के जो अक्षर के ऊपर कौन कौन से आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये अ फॉर, जैसे ए फॉर एप्पल होता है वैसे अ फॉर अस, अस मतलब घोड़ा, अश्व, अश्व यानी घोड़ा। अ फॉर अस, अस प्राकृत में बोला जाता है घोड़े को। आ फॉर आगम, आगम मतलब हमारे शास्त्र। ई फॉर इत्थि, इत्थि मतलब स्त्री, नारी, नारी को प्राकृत में इत्थि बोला जाता है, इत्थि बोलते हैं कि इत्थि, इत्थि परिगया गमने, अपरिगया गमने, ये वर्ड आप प्राकृत में सुनते हैं। तो इत्थि का मतलब क्या होता है? स्त्री यानी नारी। ई फॉर इक, इक मतलब गन्ना यानी शुगर केन, शुगर केन। ई फॉर इक, इक यानी गन्ना। फिर उदही, उ फॉर उदही यानी सागर समंदर। ऊ फॉर ऊन, ऊन यानी वुलन। ए फॉर एनक, अभी एनक संस्कृत में एनक बोलते हैं, हिंदी में भी एनक बोलते हैं, किंतु प्राकृत में एनग, घ हो गया एनग। ओ फॉर ओम, देखिए यहाँ पे ओम आ गया है, ये ओम बीज मंत्राक्षर है।
फिर क फॉर कुकुर, कुकुर यानी कुत्ता। ख फॉर खीर, दूध। ग फॉर गुहा, गुहा यानी गुफा। घ फॉर घर, घर को घर ही बोलते हैं प्राकृत के अंदर, और घर को गीहे भी बोलते हैं, गीहे भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे घर को घर ही बोला गया है। च फॉर चम्मू यानी सेना, सेना इन आर्मी। प्राकृत में चम्मू बोलते हैं सेना को, आर्मीज को चम्मू बोलते हैं। नेक्स्ट है छ, छ फॉर छत्र, छत्र, छत्र यानी छात्र यानी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को छत्र बोलते हैं प्राकृत में। ज फॉर जम्बू, जामुन का वृक्ष है, उसको प्राकृत में जम्बू बोलते हैं, जम्बू, ज फॉर जम्बू। ज फॉर झूपड़ा, यानी जो झोपड़ी है, हट, हाँ, उसको प्राकृत में झूपड़ा बोलते हैं। ट फॉर टंक, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को प्राकृत के अंदर टंक बोलते हैं। और ठ फॉर ठक्कुर, ठक्कुर यानी मूर्ति, जो भगवान जी की प्रतिमा है उससे ठक्कुर बोलते हैं। ड फॉर डिम्ब, डिम्ब यानी छोटा बच्चा, जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनको प्राकृत में डिम्ब बोलते हैं। ढ फॉर ढक्का यानी बड़ा ढोल यानी तबला, उसको ढक्का बोलते हैं प्राकृत के अंदर। न फॉर नर, नर यानी मनुष्य, मनुष्य को प्राकृत में नर बोलते हैं। त फॉर तरु, तरु यानी वृक्ष यानी ट्री, ट्री को तरु बोलते हैं प्राकृत के अंदर। थ, थ का मतलब होता है, थ फॉर थुदी, थुदी का मतलब होता है स्तुति करना, प्रार्थना करना। और प्राकृत के अंदर थुदी भी बोला जाता है, थुई भी बोला जाता है, थुती भी बोला जाता है, यानी स्तुति करना, प्रार्थना करना, उससे थुदी, थुई, थुती, प्राकृत के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। फिर द फॉर दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, सन। ध फॉर धेनु, धेनु गाय को प्राकृत में धेनु यानी गाय बोला जाता है, गाय को धेनु बोला जाता है। अब न, न फॉर नई, नदी, नदी को प्राकृत में नई बोलते हैं। प फॉर पुफ, पुफ यानी फूल, यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनको पुफ प्राकृत में, जैसे आपने पुफ चुलिया, हाँ, द्रुम पुफिया आपने पढ़ा है प्राकृत के अंदर, दशकाली के अंदर आता है। तो पुफ का मतलब होता है फूल। फ फॉर फल, फल यानी फ्रूट्स। ब फॉर बाला, यानी जो छोटी लड़की है उससे बाला कहते हैं। भ फॉर भम्मर, भम्मर यानी भंवरा, हाँ, आपने उसमें भम्मरो आवी यही रसम, प्राकृत के अंदर दशकालिक में ये गाथा आती है ना कि भम्मरो आवी यही रसम, भम्मर, ये जो है ये भम्मर शब्द प्राकृत है, इसको भंवरा कहते हैं। म फॉर महिष, महिष यानी भैंसा, भैंसे को प्राकृत में महिष बोलते हैं। य फॉर यमराज यानी काल, मृत्यु, उसको यमराज ही बोलते हैं प्राकृत में। और रयन, र फॉर रयन यानी रत्न, डायमंड जो होता है उसको प्राकृत में रयन बोलते हैं। ल फॉर लवण यानी नमक, आप जो नमक काम में लेते हैं उसको प्राकृत में लवण बोलते हैं, सॉल्ट। व फॉर वानर, वानर यानी बंदर, मंकी। स फॉर सप, सांप, स्नेक, स्नेक को प्राकृत में सप बोलते हैं। और ह फॉर हथी यानी हाथी, हाथी, एलिफेंट को हथी प्राकृत में हथी हो जाता है। अभी आपको, आपका ये सेशन तो पूरा हो गया है प्राकृत का। अब जैनिज्म का आपको सेशन होगा, इसके अंदर आपको प्राकृत के अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो आपको करके लाना है। प्राकृत के भेद लिखना एवं उन्हें याद करना। पहला प्रश्न,
फिर दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। प्राकृत में व्यंजन, कौन कर रहा दिख रहा ही नहीं अच्छे से, हाँ ये अच्छे से नहीं दिख रहा, वो क्या पेन से कर रहा है कोई तो भी। मैं बोल भी रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्राकृत के भेद लिखिए, हम उनको याद करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। प्राकृत में कितने व्यंजन होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आपकी जैनिज्म की क्लास होगी आगे। ओके नंबर सर। हाँ, तो के लिए आपने प्रार्थना के लिए क्या शब्द बोला था? प्रार्थना के लिए थुई थुदी, थुई। हाँ थुई थुदी, ये सब। अच्छा अच्छा चलेगा। हाँ, आपको स्लाइड दिख रही है ना। हाँ दिख रही है सर। हाँ, पिछली बार स्लाइड्स शेयर नहीं हुई थी बराबर से, तो इस बार आप अच्छी तरह से करिए। प्रारंभ से करेंगे, जो पिछली बार बताया था वो भी इसके बाद आएगा, लेकिन ये शुरुआत का है। आगम अपने जैन जो ग्रंथ होते हैं, जैसे आपको पिछली बार बताया था कि जैसे बाइबल क्रिश्चियनिज्म का है, जैसे कुरान मुस्लिम लोगों का है, इसी तरह से अपने जो जैन स्क्रिप्चर्स है, जैसे सिखों का गुरु साहिब ग्रंथ है, इसी तरह से आगम हमारे जैनियों के ग्रंथ कहलाते हैं। उस एक अभी जैसे आगम किसने बनाए, अगर पूछा जाए, मतलब पहला प्रश्न आपका ये होगा कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है ना क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है। तो जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम कौन, आगम की रचना कौन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे इसमें लाइन में केवल ज्ञानी जो होते हैं, केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञानी, जिनके ज्ञान में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान जो धारक होते हैं, केवल ज्ञान के। मनः पर्याय ज्ञानी होते हैं। मनः पर्याय का मतलब है मन की पर्यायों को, यानी भावों को जो जानने वाले होते हैं, वो मनः पर्याय ज्ञानी कहलाते हैं। और अवधि ज्ञानी कहलाते हैं जो क्या हुआ, बीच में मत करिए डिस्टर्ब, जो भी है। जो मनः पर्याय ज्ञानी होते हैं वो अवधि ज्ञानी मन की भावों को जानते हैं। अवधि ज्ञानी जो होते हैं वो सीमित रूप से, यानी लिमिटेड रूप से वो क्या करते हैं, रूपी चीजों को जानते हैं। और जो चतुर्दश पूर्व धारक होते हैं वो, जैसे गौतम स्वामी के लिए कहते हैं जिन नहीं पन जिन सरीख है। उपाध्याय के जो आप सवैया बोलते हैं प्रतिक्रमण में, तो उपाध्याय भगवान का जब वर्णन आता है तो क्या बोलते हैं, जिन नहीं पन जिन सरीख है, केवली नहीं पन केवली सरीख है, इस तरह से कहते हैं ना।
तो वो चतुर्दश पूर्व के धारक होते हैं, यानी 14 पूर्व के धारक। और जो 10 पूर्व के धारक होते हैं, यानी 14 पूर्व होते हैं, उसमें से 4 कम 10 पूर्व के जो धारक मुनि होते हैं, वो आगम, आगम कहा जाता है। आगम यानी आगम का मतलब होता है आप्त पुरुषों का दिया हुआ ज्ञान, आप्त पुरुषों का वचन। आगम का अर्थ होता है आप्त पुरुषों का वचन। तो ये जो 14 पूर्व के धारक होते हैं, 10 पूर्व के धारक मुनि होते हैं, और 9 पूर्व के धारक जो होते हैं, इनके भी उपचार से इनके वचनों को भी आगम कहा गया है। उपचार से का मतलब इनफॉर्मली, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इनके वचनों को भी आगम कहा गया है। तो कहा है कि जब तक आगम विहारी मुनि विद्यमान थे, मतलब जब तक ऐसे पूर्वधर थे, केवल ज्ञानी थे, मनोपरयोग ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, 14 पूर्व के धारक, 10 पूर्व के धारक, 9 पूर्व के धारक, ऐसे पुरुष जब तक थे तब तक उनका क्या है, उनके वचनों को भी आगम कहा गया है। तो आगम विहारी मुनि विद्यमान थे तब तक उनका इतना महत्व नहीं था, क्योंकि तब तक मुनियों के आचार व्यवहार का निर्देशन आगम मुनियों द्वारा मिलता था। यानी तब तक जो कोई भी डाउट्स होते थे, कोई शंकाएं होती थी आचार को लेकर के, या व्यवहार कैसा, कौन सा व्यवहार का पालन करना चाहिए, यह सब कुछ जब आगम मुनि थे तो उनसे डायरेक्टली मिल जाता था, गाइडेंस मिल जाता था कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो यह सब गाइडेंस आगम मुनि विद्यमान थे, यानी जो पूर्वधर थे, तब तक वो इजी था। लेकिन जब आगम मुनि नहीं रहे, मतलब ऐसे जो पूर्ण पुरुष या पूर्वधर पुरुष नहीं रहे, तब उनके द्वारा जो कहा गया था उसकी जो रचनाएं हुई है, यानी उनके वचनों को जब ग्रंथों के अंदर किया गया, लिखा गया, तो उनको ही क्या माना गया, आगम को आधार माना गया। और उनमें निर्दिष्ट जो गाइडेंस था उसके अनुसार ही मुनि अपनी साधना करते थे। आया समझ में? सब है ना? हाँ है ना। हाँ, उसके बाद में जैन साहित्य के अंदर आगम शब्द फिर एकदम रूढ़ हो गया ना, व्यवहार में बोला जाने लगा आगम शब्द। तो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी है। अगर आपको पूछे आगम को और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, यह क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए, या आप लिख लीजिए कि आगम शब्द के क्या क्या ऑप्शनल शब्द है, यानी पर्यायवाची उनके क्या क्या है, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, तो वो कौन कौन से शब्दों से पता चलता है आगम शब्द को, और क्या क्या कहा जा सकता है। तो कहते हैं कि श्रुत भी कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं ना, नंदी सूत्र में इसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं, आगम ज्ञान को। और सूत्र भी बोलते हैं। सूत्र का मतलब होता है जिसके अंदर शब्द थोड़े होते हैं और भाव अधिक होते हैं, उनको भी सूत्र कहते हैं। सुत्तम भी बोलते हैं। प्राकृत भाषा जो अभी आप सीख रहे हो साध्वी प्रशंसा जी से, तो उसमें भी जो सूत्र है उसी को सुत्त भी बोलते हैं, सुत्तम, सुत्तानी, अंग सुत्तानी बोलते हैं। ग्रंथ भी बोलते हैं, क्योंकि वो आगम पुरुषों के द्वारा, पूर्ण पुरुषों के द्वारा कहा गया है, तो उनको ग्रंथ भी बोलते हैं। सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी आत्मा के जो हमेशा हर भूत भविष्य वर्तमान काल के अंदर जो उपयोग में आते हैं, ऐसे तत्वों का वर्णन है, इसलिए उनको सिद्धांत भी कहते हैं। देशना भी बोलते हैं, तीर्थंकरों की देशना, देशना भी नाम है। प्रज्ञापना भी नाम है, प्रज्ञापना, पर्णवर्णा यानी प्ररूपण करना, आप्त पुरुषों द्वारा कही गई, प्रज्ञापित यानी
प्रज्ञापना यानी कही गई, है ना, उनके द्वारा जो वचन बोले गए। उपदेश भी बोलते हैं। उपदेश यानी वापिस उसी को भगवान महावीर के जो वचन है उपदेश कहते हैं। आप्त वचन भी बोलते हैं। आप्त का मतलब पूर्ण वचन, आप्त वचन यानी पूर्ण वचन। जिन वचन भी कहते हैं, क्योंकि जिन यानी वो राग द्वेष के विजेता होते हैं, इसलिए उनको जिन बोलते हैं तीर्थंकरों को, और उनके वचनों को जिन वचन कहते हैं। ऐतिह्य भी बोलते हैं। ऐतिह्य यानी पूर्व में कहे गए, जब वो विद्यमान थे। ऐतिहासिक कहते हैं ना हम, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, जो पहले हो चुके उनको हम ऐतिह्य बोलते हैं, है ना, ऐतिहासिक बोलते हैं, तो उसी को ऐतिह्य बोला है। आमनाय भी बोलते हैं। आमनाय का मतलब पर्टिकुलरली, विशेष रूप से जो जिनेश्वरों द्वारा कहा गया है, उन सभी जिनेश्वरों की वाणी। तो वो एक ही प्रकार के होते हैं, सभी तीर्थंकर जिनेश्वर एक ही कैटेगरी में होते हैं ना, इसलिए आमनाय बोलते हैं। आमनाय आदि सभी आगम के पर्यायवाची शब्द है, यानी इनको इन नामों से भी ग्रंथों के अंदर इनको पुकारा जाता है। तो समझ लेना, ये जो शब्द है ये सब किसके लिए है? आगम के लिए कहे गए हैं। अब आगम शब्द की परिभाषा आ रही है, देखिए। आगम शब्द आ उपसर्ग और गम धातु से निष्पन्न हुआ, यानी आ प्लस गम। आ क्या है? गम से पहले लगा हुआ जो शब्द है उसको बोलते हैं उपसर्ग, है ना, प्रीफिक्स। और धातु से निष्पन्न हुआ है, गम धातु। गम का मतलब होता है बोध होता है जिससे। तो नीचे आया है आ उपसर्ग का अर्थ है समन्तात, अर्थात पूर्ण। मतलब आ का मतलब होता है चारों तरफ से, सभी एंगल्स से जो बोला गया है ना, सभी दृष्टिकोणों को जिसके अंदर समाविष्ट किया गया है। ऐसे पूर्ण, और गम धातु का अर्थ है गति प्राप्त है, यानी पूर्ण पुरुषों द्वारा जो कहा गया है, अर्थात जिससे वस्तु तत्व यानी वस्तु का जो स्वभाव है, तत्व का मतलब स्वभाव, पदार्थ के रहस्य का पूर्ण ज्ञान हो, वह आगम है। वस्तु तत्व का मतलब होता है वस्तु का जो स्वभाव होता है। जैसे पानी का गुण है शीतलता, आत्मा का गुण है सौम्यता, शांतता। ये अग्नि का गुण है ज्वलनशील होना, हवा का गुण है बहना। इस तरह से ये सब क्या है? वस्तु के स्वभाव है ना। तो उनका जो पूर्ण ज्ञान हो वह आगम है, यानी वस्तु तत्व का अच्छी तरह से पूर्ण रूप से हमें जिससे जानकारी होती है, जिसके द्वारा वे आगम कहलाते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं कि आप्त पुरुष यानी अरिहंत तीर्थंकर और केवली। आप्त पुरुष यानी पूर्ण पुरुष, अरिहंत तीर्थंकर केवली, जो जिनेश्वर रूप में ज्ञान का उपदेश देते हैं। जिनेश्वर के रूप में यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया और जिनके उपदेश ज्ञान रूप होते हैं, उन शब्दों को गणधर जो होते हैं, गणधर यानी जो भगवान के कहे हुए अनुसार चलने वाले जो ग्रुप है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उसके जो नेता है, उनको क्या कहते हैं? उनके प्रमुख शिष्य जो है, वे भगवान की वाणी को लिपिबद्ध रूप में रचना करते हैं। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, जो हम अ आ इ ये सब लिखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लिपि, है ना। तो ये लिपिबद्ध रूप से यानी जो लिखित रूप से रचना करते हैं, उन सूत्रों को आगम कहते हैं। तो कितनी परिभाषाएं आगम की हो गई, है ना। इन सबको आपको ध्यान में रखते जाना है। उसके बाद आगम का वर्गीकरण कैसे किया, क्योंकि इतनी सारी बातें बताई गई है आगम के अंदर, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में नहीं डालते हैं तो हमें समझने में बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है कि किसको क्या समझना चाहिए। तो उसके लिए ये वर्गीकरण किया गया है। मतलब आगम को जो आगम साहित्य है, लिटरेचर है हमारा, आगम लिटरेचर, उसका दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अंग प्रविष्ट और दूसरा है अंग बाह्य।
अंग प्रविष्ट की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो 12 को द्वादशांगी भी बोलते हैं, गणि पीटक भी कहते हैं। गणि यानी जो गणि के द्वारा यानी गंधर जो जिसको बहुत ही पिता, जैसे अपने रत्न होते हैं ना, रत्न को पेटी में ही रखा जाता है, इसी तरह से गंधर क्या करते हैं, भगवान के वचन रूपी रत्नों को जो रचित करके रखते हैं ग्रंथों में, वो उसी को क्या करते हैं, द्वादशांगी भी कहते हैं। पिछली बार आपको नाम बताए थे ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, उपासक दशांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपातिक दशांग, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, दृष्टिवाद। तो 12वां कौन सा है? दृष्टिवाद है। और दृष्टिवाद जो है वो अब वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता, यानी अभी हमें वह जो 12वां अंग है वो हमें डायरेक्टली लिखा हुआ कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। शेष 11 अंग जो है, आचारांग वगैरह, इसमें से भी बहुत सारा जो भाग है वो भी क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया है। उसमें से भी बहुत कम बच गया है। तो बहुत सारे कारण इसके अंदर, भौगोलिक कारण भी होते हैं, समय समय पर जो हमारे बहुत सारे ये आते हैं, दुष्काल वगैरह, ये भी एक कारण होता है, भौगोलिक कारण। तो ये भौगोलिक कारण से और फिर शुद्ध ज्ञानी का अभाव होने से, यानी जो केवल ज्ञानी है, ये सब नहीं होने से, और जो पूर्वधर है उनके भी न होने से, फिर उसको अच्छी तरह से संभालने वाले कोई आगे नहीं मिला। तो ये सारे जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, वो लुप्त हो गया। अंग बाह्य का मतलब होता है जो अंग प्रविष्ट है। अंग प्रविष्ट है ना, मूलभूत भगवान के जो आगम है उनको अंग प्रविष्ट बोलते हैं। यानी जो हमारे अंग जैसे हमारा बॉडी होता है ना, तो हमारे बॉडी के साथ ही हमारे कुछ अंग इनबिल्ट होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, हमारा स्टमक है, ये सब कैसा है, इनबिल्ट है। इसी तरह से भगवान की जो मूल वाणी है उसको अंग प्रविष्ट बोलते हैं। लेकिन अंग बाह्य जो होता है वो अंग प्रविष्ट के आधार पे जो चलता है, यानी जो भगवान की जो मूल वाणी है उसको आधार बना करके आगे जो कार्य होता है, जो कहा गया है, उसका डिटेलिंग की गई है, उसको अंग बाह्य कहते हैं। तो ये जो अंग प्रविष्ट है, इसमें बताया है आपको समझने के लिए कि अंग प्रविष्ट गंधर्कृत आगम माने जाते हैं, यानी गंधर्वों ने भगवान की वाणी को लिखा। और गंधर्वों के अतिरिक्त जो शुद्ध केवली होते हैं, शुद्ध केवली मतलब 14 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, ये सब शुद्ध केवली कहलाते हैं। और पूर्वधर आदि ज्ञानी पुरुषों द्वारा जो रचित है आगम है, वो अंग बाह्य माना जाता है। आगमों की मान्यता के विषय में भी भिन्न भिन्न परंपराएं हैं। हमारे जो दो मूलभूत है, दिगंबर आमनाय, और वो जो है वो मानते हैं कि आगम का बहुत सारा भाग तो लुप्त हो चुका है, यानी उनके अनुसार तो आगम लुप्त हो गए हैं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 84 आगम माने गए हैं। लेकिन उनमें भी एक परंपरा 45 आगमों को आगम के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि बहुत सारे जो आगम है, जो मूल आगम है, उसी के आधार पर अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसी रचनाएं उन्होंने की है, तो उनको भी उन्होंने आगम मान लिया है, आगम स्वीकार कर लिया। इसलिए उसको 84, 45 इस तरह से उसके जो भेद प्रभेद है, उसके ब्रांचेस है आगम के, उसी का छोटे बड़े ब्रांचेस को मिला करके वो लोग 84 मानते हैं। और 45 और एक परंपरा जो होती है वो निशित, ओग निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, 10 प्रकीर्ण सूत्रों को छोड़ करके 32 को स्वीकार करती है। वे कौन है? वे है स्थानकवासी परंपरा और तेरापंथी परंपरा। इसका कारण क्या है? तो बोले श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आचार्य देवर्धि गणिक क्षमाश्रमण ने
84 आगमों को लिपिबद्ध किया था। तो वो उन्होंने वल्लभी में किया था। आपको आगे चल करके ये सब डिटेल से आपको बताया जाएगा कि वल्लभी जो गुजरात के अंदर पालीथाना जाते हुए आता है, तो वहां पर देवाधिगणिक क्षमाश्रमण ने सेमिनार लिया था, यानी सम्मेलन किया था, और उसमें सभी जो मुनि थे, जो पूर्वधर थे, जो जिनको आगम कंठस्थ थे, वे सब एक जगह वहां पर एकत्रित हो गए। और फिर उन्होंने सभी ने क्या किया, आगम जो जो लर्न थे, उनको पाठ थे, वो सब लिख करके उन्होंने ताड़पत्रों में उसको सुरक्षित किया। और जो कुछ जो आगम थे, वो समय के साथ बहुत सारे आगम के भाग लुप्त नष्ट हो गए। कुछ शासकों के राज में नष्ट कर दिए गए, जैसे जो जैन धर्म से नफरत करने वाले ऐसे शासक हो गए, तो वो उन ग्रंथों को भी क्या करते थे, नष्ट कर दिया उन्होंने। और कई आगम इतने प्रभावशाली थे कि उनके स्मरण से देवतागण भी आ जाते थे। इतने आगम के वचन इफेक्टिव थे, प्रभावशाली थे, कि कहते उनका स्मरण करते तो देवता आ जाते थे। तो ऐसी विद्या का दुरुपयोग होने लग गया, मिसयूज होने लगा। तो उससे बचने के लिए गीतार्थ मुनियों ने उसे भंडारों में रख दिया, यानी उसका टीका नहीं लिखी, कमेंट्री नहीं लिखी, बल्कि वो किसी के हाथ में ही नहीं जाए, इस तरह से उन्होंने कहीं भंडार में रख दिए, ताकि सामान्य लोग उसको पढ़ करके उसका दुरुपयोग नहीं कर पाए। इस तरह से आपको आया इतना समझ में? अभी आगे चले, विषय के आधार पर आगमों का वर्गीकरण। तो पहले जो वर्गीकरण हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? वो तीर्थंकर की वाणी और तीर्थंकरों के अनुसार चलने वाले पूर्वधरों की वाणी। नहीं, तो अभी ये विषय के आधार पर आगमों का वर्गीकरण हो गया। तो भगवान महावीर से लेकर के जो परंपरा चली है, उसमें जैसे गौतम स्वामी, फिर उसके बाद सुधर्मा स्वामी, उसके बाद जम्बू स्वामी, फिर भद्रबाहु स्वामी, स्थूली भद्र स्वामी, फिर रक्षित है, आर्य रक्षित है। तो आर्य रक्षित जो हुए थे, वहां तक आर्य आगमों का कोई भी वर्गीकरण नहीं हुआ था, मतलब कोई भी पार्ट्स डिवाइडेड नहीं थे कि उनको केवल अंग प्रविष्ट अंग बाह्य दो ही चीजों में उनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन जब आर्य रक्षित जब आचार्य बने, तो उन्होंने क्या किया कि शिष्यों को समझ में नहीं आता था कि अब हमें कैसे इसको पढ़ना चाहिए, इतना सारा बड़ा चीजें है, तो इसको कैसे हमें समझना चाहिए। तो उस समय आर्य रक्षित प्रवाचक का मतलब होता है वो टीचिंग कराते थे। तो जब वो टीचिंग करा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो शिष्य सामने है मेरे, तो वो इतना सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने उनको और 4 भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो वो कौन से थे? तो पहला है चरण कर्णानुयोग। ऊपर नाम है, नीचे डिटेल्स आ जाएंगे। चरण कर्णानुयोग, दूसरा है द्रव्यानुयोग, तीसरा है गणितानुयोग, चौथा है धर्म कथानुयोग। इसको आपको बोलना आना चाहिए। तो आप क्या करिए, आप जब इसको देखे, पढ़े, नोट्स बनाए ना, तो इसको बोलिए आप। तो बोलते हुए आपको पता चलेगा कि हमें इसको इस तरह से बोलना चाहिए। चरण कर्णानुयोग तो सबसे पहला है ये। तो बोला कि चरण कर्णानुयोग में क्या है, तो इसमें आचार विषयक विवेचन किया गया है। आचार यानी हमारा रोज हमारी स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आचार बताया गया है, यानी आचरण का रास्ता कौन कौन सा है। तो उसके जो प्रतिपादित करते हैं उसको चरणानुयोग बोलते हैं। दिगंबर परंपरा में उसको कर्णानुयोग बोलते हैं। तो यहाँ दोनों को मिक्स करके क्या लिखा है, चरण कर्णानुयोग। चरणानुयोग और कर्णानुयोग का मतलब एक ही होता है। आवाज आ रही है पीछे से, अपने आप को म्यूट करिए।
हाँ, तो उसके बाद में क्या है, चरण करणानुयोग जैन दर्शन की मान्यता क्या है, नानस सारो आयारो, यानी ज्ञान हमें समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना भी चाहिए। खाली कोरा ज्ञान हमें मोक्ष नहीं दिला देता है, कोरा ज्ञान ही हमें सब सफलता नहीं दिला सकता है, शांति नहीं दे सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसके अनुसार हमें थोड़ा थोड़ा चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो आचार की आराधना भी होनी चाहिए। इस पहले अनुयोग में क्या क्या कौन कौन से आगम आते हैं, तो आचारांग, दशवेकालिक आदि आगमों का इसमें समावेश किया गया है, जो आचार धर्म का प्रतीक है। आया ध्यान में? फिर द्रव्यानुयोग किसको कहते हैं, तो द्रव्यानुयोग लोक के जो शाश्वत द्रव्यों की मीमांसा, मतलब हमेशा जो रहने वाले हैं, सृष्टि चाहे रहे या नहीं रहे, लेकिन बोलते हैं ना सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अगर साइंटिस्ट बोले तब भी भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती जो नष्ट नहीं होती, जैसे मिट्टी नष्ट नहीं होते, पहाड़ नष्ट नहीं होते, पानी नष्ट नहीं होता है, वनस्पति नष्ट नहीं होते, उससे आधारित जो जीव है वो भी नष्ट नहीं होते हैं, वो थोड़ी संख्या में बच जाते हैं। तो टोटली नहीं होता है नाश, आंशिक ही होता है। तो उनके बारे में जो वर्णन है, पूरी स्क्रीन और दार्शनिक तथ्यों की विवेचना करने वाले आगमों के वर्गीकरण को, दार्शनिक का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, फिर जीव तत्व, अजीव तत्व, ये सब जो बहुत सारे जो चिंतन करने वाले पॉइंट्स है ना, उनकी विवेचना यानी उनके बारे में जो बोला जाता है वो आगम, वो सब द्रव्यानुयोग में समाविष्ट होता है। आत्मा, परमात्मा, जीव, पुण्य पाप, ये सब इनका जो वर्णन होता है वो द्रव्यानुयोग कहलाता है, जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल, इन सभी की चर्चा होती है। फिर द्रव्यानुयोग के बाद गणितानुयोग, गणितानुयोग का मतलब होता है जिसमें गणित के बारे में, गणनाओं के बारे में, मैथमेटिक्स जिसके अंदर होता है। जैसे ज्योतिष जो होता है वो मैथमेटिक्स के अनुसार होता है, यानी ग्रहों की जो हालचाल है ये सब ज्योतिष में आता है। तो उसके हालचाल के कितने डिग्री पे क्या है, कितने डिग्री होने से क्या होता है, ये सब क्या है, ये मैथमेटिक्स का विषय है, फिजिक्स का विषय है। तो उससे संबंधित और विकल्प आदि यानी कई उसके जो भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो ऐसे गणित संबंधी जो विवेचन है वह सब गणितानुयोग में आता है। तो ऐसे कौन कौन से आगम है, तो बोलते हैं चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र है, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र है, ये आगम इसमें गिने गए हैं। फिर है धर्म कथानुयोग। धर्म कथानुयोग का मतलब होता है जिसमें धर्म कथाएं कही गई है, स्टोरीज आदि बताई गई है, जैसे दृष्टांत, उपमा, कथा साहित्य, काल्पनिक और घटित घटनाओं के वर्णन तथा जीवन चरित्र प्रधान आगमों के वर्गीकरण को धर्म कथानुयोग की संज्ञा दी गई है। आचार और तात्विक विषयों के प्रतिपादन के अतिरिक्त इसके साथ साथ तत्कालीन, बोलते और क्या क्या है, तो बोलते उसमें तत्कालीन समाज यानी उस समय का जो समाज था, जैसे आज का समाज का अलग ढांचा है और आप इससे पहले 20 साल पहले का समाज देखेंगे तो अलग दिखाई देता है। इसी तरह से भगवान के समय या फिर जो जो लिखे गए हैं आगम, उन समय में क्या है, जो जो सामाजिक स्थितियां है, परिस्थितियां है, वो आर्थिक परिस्थितियां यानी पैसों का विनिमय, राज्य कैसा होता था, राजा कैसे होते थे, उस समय शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह से सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम, ये सारा और ऐतिहासिक विषयों का प्रासंगिक निरूपण बहुत ही प्रामाणिक पद्धति से हुआ है। किसमें? धर्म कथानुयोग में, यानी बहुत कुछ मिलता है उसमें, उस समय के सब लोगों की
जो मानसिकता है, सामाजिक परिवेश है, क्या क्या परंपराएं चलती थी, फेस्टिवल्स क्या क्या चलते थे, वो कैसे उत्सव मनाते थे, ये सब धर्म कथानुयोग में मिलता है। तो भारतीय जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और तात्विक पक्ष का आकलन करने के लिए, मतलब अगर हमें भारतीय जीवन को समझना है, उसका जो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल उसका बैकग्राउंड, धार्मिक बैकग्राउंड क्या था, सोसाइटी सोशल बैकग्राउंड क्या था, और उस समय क्या कौन से सिद्धांतों को मानते थे, ये सब हमें जैन आगम अगर पढ़े जाए, उसको समझा जाए, तो उससे बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है, जो हमें एक नई नई विजन देती है, नया विजन देने वाली होती है। नहीं, अभी बाकी है इधर नीचे, नहीं पूरा हो गया। अच्छा, अब पिछली बार हमने जो बताए थे आपको, वो भी आगम आपको एक बार वापस शेयर करते हैं, तो जो नए आए होंगे उनको भी समझ में आएगा कि श्वेतांबर जो मूर्ति पूजक 45 आगम है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ सर जी। हाँ हाँ, तो सबसे पहले 11 अंगों के नाम है जो बता दिए आपको। 12 उपांग, औपातिक, राज प्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावलिया, कपवडंसिया, पुफिया, पुफचुलिया, वनिदशा, ये है। और उसके बाद में 4 मूल सूत्र जो है वो उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, पिंड निरुक्ति, ओम निरुक्ति और आवश्यक सूत्र, इस तरह से है। और फिर नेक्स्ट 10 प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब वही आगम के आधार पे जो ग्रंथ रचना हुई है, उनका छेद सूत्र स्थानकवासी तेरापंथ परंपरा में 4 माने गए हैं, लेकिन मूर्ति पूजक परंपरा में दशाश्रुत, बृहत्कल्प, व्यवहार सूत्र, निशित सूत्र, महानिशित सूत्र और जीत कल्प सूत्र, ऐसे 6 लिए गए हैं। 10 प्रकीर्णक यानी फुटकर ग्रंथ जो आगमों के अनुसार कोई कोई विषय लेकर के बनाए गए हैं, जैसे चतुशरण है, आतुर प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान का एक ग्रंथ है, भक्त परिज्ञा, इसमें तप का वर्णन है, संस्तारक है ना, तंदुल वैचारिक, इसमें भी ज्योतिष संबंधी काफी बातें हैं, चंद्र वैद्य, चंद्र के बारे में, गति के बारे में, देवेंद्र स्तव यानी देवेंद्र जो इंद्र है तो उसके बारे में, गणी विद्या मतलब जो गणी होते हैं, ग्रुप के हेड होते हैं, तो उनके लिए महाप्रत्याख्यान, वीरस्तव इत्यादि, ये प्रकीर्णक बताए। उसके बाद चूलिका ग्रंथ बताए हैं, नंदी सूत्र और अनुयोग सूत्र को, इनको चूलिका ग्रंथ बताया है। मतलब परिशिष्ट जो होता है, जैसे जब आगम समाप्त हो जाता है उसके बाद जो बताया जाता है उसको परिशिष्ट बोलते हैं। तो चूलिका का मतलब परिशिष्ट में इन्होंने नंदी सूत्र, अनुयोग सूत्र को ग्रहण किया है। और दिगंबर परंपरा के जो आगम है वो अंग आगम जो 12 अंग है वो उनके पास में उपलब्ध नहीं है। जो श्वेतांबर परंपरा के 12 अंग है उन्हीं को वो अंग आगम के रूप में ग्रहण करते हैं। हरिवंश पुराण धवला टीका में 12 अंगों का उनके वर्णन भी है और 14 अंग बाह्यों का उल्लेख है। अंग बाह्य उन्होंने 14 माने हैं। अंग बाह्य में 6 आवश्यकों का उल्लेख है। दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प, व्यवहार, कल्पिका, कल्पिक, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक एवं निश्चित सूत्र का उल्लेख है। दिगंबर परंपरा में 12 अंगों और 14 उपांगों का लोप माना गया है। वो केवल जो ये ग्रंथ है, षटखंडागम ग्रंथ, कषाय पाहुड़ ग्रंथ और आचार्य कुंद के 5 ग्रंथ जिसको परमागम कहते हैं, पंच परमागम, तो वो है समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टबाहुड़ आदि और त्रिलोक प्रज्ञप्ति यानी त्रिलोक, 3 लोक की जिसमें प्ररूपणा की गई है। भगवती आराधना मूलाचार, मूलाचार आचारांग की तरह ही है जिसमें आचार का वर्णन किया गया है। भगवती आराधना
भी बहुत प्राचीन ग्रंथ इनका है। और अन्य ग्रंथ जो समय समय पर, जैसे आचार्य कुंद प्रथम शताब्दी में हुए थे, उन्होंने ये पंच परमागम की रचना की। इसी तरह से अन्य आचार्यों ने जो रचना की अन्य ग्रंथ, उसमें गोमट सार है, शपन सार है, लोक विभाग है, जिनके अंदर कर्मों के बारे में वर्णन है। लोक विभाग में लोक के बारे में वर्णन है। गोमट सार के अंदर बाहुबली जी का, कर्म का, जीव कांड का, इन सब का वर्णन है। तो इनका जो ग्रंथ है दिगंबर परंपरा के, उसको शौरसेनी प्राकृत कहते हैं। अभी आपको महासत्य जी ने बताया कि मथुरा प्रांत की तरफ जो बोली जाने वाली प्राकृत है, यानी उस वहां की जो जन भाषा है, उसको क्या बोलते हैं? शौरसेनी बोलते हैं, क्योंकि उस प्रदेश को शूरसेन प्रदेश कहते थे। और जो इनकी श्वेतांबर परंपरा की जो है आगम, वो है अर्धमागधी आगम, जो मगध देश के अंदर बोली जाती है। बिहार है, नालंदा, राजगृही, ये सब मगध देश कहलाता है। तो मगध देश की जो भाषा है, आधे मगध के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है, और अन्य भाषा भी उसके अंदर मिक्स है, जैसे आपको बताया पैशाची है, महाराष्ट्री प्राकृत है, कुछ कुछ पाली भी उसके साथ मिलती जुलती है। तो ये सब अर्धमागधी भाषा कहलाती है। तो ये सारे आगम है। और आगमों की विस्तृत जानकारी भी हम आगे किस आगम में क्या कहा गया है, थोड़ा थोड़ा हम वो भी ब्रीफली करेंगे। लेकिन इस स्लाइड के अंदर, मतलब इस कक्षा के अंदर हमको एक बार पूरी जानकारी तो मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है, उसका वर्गीकरण कैसा किया गया है, किसको आगम कहते हैं, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा हमारा जो साहित्य है वो इसी आधार पे चलता है। एक तो प्राकृत भाषा में है, चाहे वो शौरसेनी प्राकृत हो या अर्धमागधी प्राकृत हो, हमें प्राकृतों का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा नमोरियंतानम भी प्राकृत भाषा में ही है। तो हमारा मूल जो है जिनवाणी का, वो प्राकृत ही है। इसी तरह से शुद्ध पुरुष की कल्पना आपको उस दिन जैसे बताई थी, जैसे शुद्ध पुरुष यानी जितने भी आगम है, अगर हम उनको एक पुरुष का आकार देते, मान ले कि भाई एक पुरुष का आकार बना करके हम किधर किधर किस किस को स्थापित करें। क्योंकि जैसे हमारा शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैर भी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, हाथ अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, जंघाएं है, हमारी जो गर्दन है, मस्तिष्क है, हमारी छाती है, हमारा पेट है, हमारी पीछे की पसलियां है, मतलब हमारा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आगम भी, आगम का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी बॉडी की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर शुद्ध पुरुष यानी आगम को अगर हम पुरुष मान ले, तो उसके जो मेन पार्ट्स है, ये अंगों के जो मेन पार्ट्स है, उसको हम किस रूप में मान सकते हैं? जैसे हमारा अगर हमारे पैर नहीं हो, हमारे पैर कितने इम्पोर्टेंट है, जो हमें चलने में सहयोग देते हैं। इसी तरह से हमारा जो दाया पैर है, दाया मतलब दाहिना, राइट साइड का जो लेग है, तो उसको आचारांग सूत्र मानना चाहिए। यानी इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे पैर की तरह इम्पोर्टेंट है आचारांग सूत्र, क्योंकि इसी के अनुसार हम चल पाते हैं। जो लेफ्ट लेग है वो क्या है? सूत्र कृतांग सूत्र है, क्योंकि सूत्र कृतांग सूत्र में आपको अभी पता चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके बारे में कि सूत्र कृतांग में क्या चर्चा की गई है। क्योंकि आपको मुझे अलग से बताना पड़ेगा। आज अगर मैं थोड़ा बता दिया, थोड़ा नहीं बताया, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम इतना ही समझना है हमको कि राइट पांव अगर आचारांग सूत्र है, तो लेफ्ट पांव क्या है? सूत्र कृतांग सूत्र है। अगर हमारे राइट जंघा, हमारा जो राइट हिप है, वो स्थानांक सूत्र है, तो हमारा लेफ्ट जंघा जो है वो क्या है? समवायांग सूत्र है। तो स्थानांक सूत्र राइट जंघा,
और बाई जंघा यानी लेफ्ट जंघा हमारा समवायांग सूत्र है। तो पैर हमारे आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग सूत्र है, तो जंघाएं हमारी स्थानांग सूत्र और समवायांग सूत्र है। और दाहिनी उरु यानी छाती, दाहिनी हमारी जो भुजा है वो क्या है, भगवती सूत्र है। और बाई भुजा हमारी ज्ञाता सूत्र है, ज्ञाता धर्म कथा यानी जिसमें स्टोरीज बताई गई है, जो जानने योग्य है ऐसी स्टोरीज। बाया जो हमारी लेफ्ट शोल्डर है वो क्या है, ज्ञाता सूत्र। उदर यानी स्टमक, हमारा स्टमक क्या है, उपासक दशांग सूत्र है। और हमारी पीठ जो है वो अंतकृत दशांग सूत्र है। इसी तरह से दाई भुजा यानी राइट हमारा जो शोल्डर है वो अनुत्तर उपातिक है। तो लेफ्ट भुजा हमारा प्रश्न व्याकरण सूत्र है। इसी तरह से गर्दन क्या है, हमारा विपाक सूत्र, जो गर्दन की जगह है हमारा विपाक सूत्र है। और मस्तिष्क क्या है, दृष्टिवाद सूत्र है। तो ये शुद्ध पुरुष की जो कल्पना है, ये हमारे पहले के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं ना, हस्तलिखित जो आगम मिलते हैं, कहीं कहीं म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलता है। और जो पुराने अपने बने हुए ऐसे पट होते हैं, वस्त्र पट वगैरह, तो उसके ऊपर ये मिलते हैं हमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और ये बताते हैं कि जैसे बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये अंग भी हमारे आगम के बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बताने के लिए ही ये सारा ये पुरुष रूप में, शुद्ध पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जो हमारी दोनों परंपराओं के आगमों में इसका वर्णन आता है। तो इस तरह से ये आगमों का वर्णन आज पूरा होता है। आप इसके भी प्रश्न उत्तर लिखे, इसके प्रश्न उत्तर आपको जैसे बताया है कि भाई आगम किसे कहते हैं, उसे आप लिखना, नोट्स बनाना। आगम किसे कहते हैं, अंग आगम कौन से है, उपांग आगम कौन से है, मूल आगम कौन से है, छेद आगम कौन से है। इसी तरह से आगम कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, आगमों का जो वर्गीकरण है ना विषय के आधार पर, तो उसको विषयों के आधार पर कितने वर्गीकरण किए गए हैं, अंगों के आधार पे कितने वर्गीकरण किए गए हैं आगमों के। ये सारे आपके प्रश्न है जो आपको लिखने चाहिए। और आपको ये स्लाइड्स वगैरह आपको मिलेगी आपके ग्रुप के ऊपर, तो वो भी आप देख करके उसको भी लिख सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो ना तो पूछ सकते हैं, या फिर क्लास के विषय में कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, अपना वीडियो भी ओपन कर दीजिए। लास्ट की रिकॉर्डिंग है वो हमें कहाँ देखने मिलेंगे? वो आपको है ना ग्रुप पे आपके भेजी जाएगी रिकॉर्डिंग, मतलब पीडीएफ मिलेगी ना आपको। नहीं, ये आपकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग चालू है वो जो एक आध बार सबक हम नहीं सुन पाए, थोड़ा बहुत मिस हो गया, तो वो कहाँ सुनने को मिलेगा? वो हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं की हमने, अभी बता नहीं सकते। वो आपको उसके बारे में बाद में सूचना दे देंगे, है ना। नहीं, आप है ना रेगुलर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग करना देना अभी हमारे को पॉसिबल नहीं है। तो आप है ना रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जहां तक आपका विषय से रिलेटेड आपको मटेरियल्स जो है वो आपको हम ग्रुप के अंदर सेंड कर देंगे। और क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए देंगे, वो आपको असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। और एक्चुअली कैसा है, सभी पार्टिसिपेंट, ये 2 घंटे का सेशन होता है, 1.5 घंटे का,
हाँ, और 1.5 घंटे का जब हम रिकॉर्ड सेंड करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है और वो मेमोरी भी ज्यादा लेता है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टडी मटेरियल जो है साहिब जी गुरु महाराज हमें स्टडी मटेरियल सेंड कर देंगे, जैसे भी उनका पॉसिबल हो वो ग्रुप में शेयर कर देंगे स्टडी मटेरियल। ओके, रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है शेयर करना, लेकिन स्टडी मटेरियल जहां पर भी अगर उनको उचित लगता है कि ये स्टडी मटेरियल शेयर करना चाहिए तो वो शेयर कर देंगे। बाकी की आप जब क्लास चलता है ऑनलाइन आप नोट करते जाइए उनके नोट्स। और रिपीटेडली भी होगा ना, जैसे अभी शनिवार और मंगलवार को एक ही क्लास रहेगा, तो अगर हाँ। आपका मिस हो गया है तो आप दोनों क्लास कर सकते हैं। आपको कोई बंधन नहीं है कि आपने शनिवार किया तो मंगलवार नहीं कर सकते। आप मंगलवार भी कर सकते हैं, शनिवार भी अटेंड कर सकते हैं, और एक ही दोनों में रहेगा सिलेबस। केवल वो जो जॉब वाले होते हैं उनके हिसाब से एक शनिवार को भी हमने रखा है। और एक विशेष सूचना देनी है कि कल एक बहुत अच्छा रखा है सेमिनार, जैनिज्म एंड हेल्थ के ऊपर रखा है संडे को। कल रविवार है, संडे है, तो कल 10 से 11 बजे आपको लिंक भेजी जाएगी। जैनिज्म एंड हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ही सुंदर ढंग से बताया जाएगा कि जैनिज्म के अंदर जो जो भी बताए गए हैं वो सब हमारे हेल्थ के लिए भी कितने परफेक्ट है। तो आप सभी इसको अटेंड करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। आप हैंड रेज करें, सभी अटेंड करने वाले हैं। कल 10 से 11 बजे तक सवेरे के समय रखा है, और इंटरेक्शन सेशन भी रहेगा उसके साथ में, उसी विषय से रिलेटेड इंटरेक्शन सेशन आधा घंटा उससे रिलेटेड रहेगा, जिसमें आप 4 से 5 उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के उसका भी समाधान ले सकते हैं। एक क्वेश्चन एक मेंबर, हाँ, एक मेंबर का एक क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। तो सभी इंटरेस्टेड है इसके लिए? हाँ साहब, आप प्लीज शेयर करें। यस, तो कल 10 से 11 बजे एवरी संडे अपन अलग अलग रखेंगे। जैनिज्म और हेल्थ के ऊपर अलग अलग बहुत अच्छी चर्चा है। आपको विशेष विजिटिंग लेक्चरर आएंगे आपके लिए, डॉक्टर आएंगे, तो कल हम उस विषय पर रखेंगे और उनका परिचय भी आपको टाइम पे उसी टाइम दे देंगे। ओके, मंगल पाठ सुन लीजिए। हाँ, ट्यूसडे की क्लास में कौन कौन अटेंड था और आज की क्लास में कौन कौन अटेंड है, तो अपनी अटेंडेंस ग्रुप के अंदर सेंड करना है। अपनी अपनी अटेंडेंस ग्रुप के अंदर सेंड करना है, तो हमें समझ में आएगा कि कौन कौन अटेंड ट्यूसडे की क्लास में थे और कौन कौन सैटरडे की क्लास के अंदर थे। और दोनों में थे तब और दोनों में थे तो भी आप लिख सकते हैं अटेंडेंस। हाँ, सैटरडे एंड ट्यूसडे आप लिख सकते हैं। उससे हमें आपकी इन्वॉल्वमेंट पता चलती है कि आप सभी इसमें सहभाग हो रहे हैं क्लास में, तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि हमारी नॉलेज में आप लोग हैं कि कौन कौन है क्लास में नहीं है। तो अभी हम लोग मंगल पाठ करते हैं और क्लास को पूर्ण करते हैं। नमो हरिहरताणम। चैत्ताभारमवासं चक्रवर्तिमहिथ्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो वैमनुत्तरम्। ओम ह्रीं श्रीं नम्यूण असुर गरुलभ्यग परिवन्दिये दैकिलेस्यार्ये सिद्धाय रेवच्छाय सबसाहुणम्। उपसर्गक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्याजेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु, पौरजनस्य शान्तिर्भवतु, राजाधिपानां शान्तिर्भवतु, प्रजाजनानां शान्तिर्भवतु, सर्वजीवानां शान्तिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु स्वस्तिर्भवतु। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका चिर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे ललितना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। भावे पद निर्वाण। बोले एक साथ मथे वंदामि श्रद्धा पूर्वक मथे वंदामि विनय पूर्वक मथे वंदामि। ट्रेन वंदामी सुख साता पूछते हैं। आज के सुख आनंद साता है हमारा साहब। आज के आनंद की जय जय। जय डॉक्टर विजयश्री जी महासाजी महाराज साहब की जय। जय प्रशंसा श्री जी मोक्षा जी महासाजी जी महाराज साहब की जय। जय। जरा वीडियो आप सभी वीडियो ओपन करिए। एक 2 मिनट वीडियो ओपन करिए सभी। और स्नेहल जी आपका फोटो ग्रुप फोटो लेने वाले स्नेहल। ठीक है सर। नहीं हमारा साहब अवतरने अच्छो। और आप सभी को आज की क्लास का सेशन का पूरा समझ में आया है ना सभी को? प्राकृत का और जैनिज्म का। आपको अगर कोई भी ऐसी बात हो तो ग्रुप के ऊपर डालिएगा कि हमें अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, रिव्यूज आप अपने दे सकते हैं ताकि और भी सभी को जागृति आए और सभी क्लास के अंदर उपस्थित अटेंडेंस दे अपनी। सभी धर्म आराधक से मेरी विनंती है कि आपको जैसा भी सेशन लगा साहेब जी का आप प्लीज रिव्यू कीजिए। नो डाउटली वो तो बहुत ही अच्छा ही है, फिर भी आपको कहीं लगता है तो आप आपके रिव्यूज दीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है ग्रुप में रेज कीजिए। और जैसे कि साहब जी ने बताया है कि एक सेम ही सेशन होगा, आप ट्यूसडे करो या सैटरडे या दोनों भी कर सकते हो, लेकिन जिसकी सिलेबस और कंटेंट कवर होने वाला है वही रहेगा दोनों ही सेशन में वीक के। हाँ, किसी को कुछ डाउट है अभी भी सेशन के बारे में, टाइमिंग के बारे में, टेस्ट के बारे में, तो अभी भी आप पूछ सकते हो। एक बार वीडियो सभी ओपन कर दीजिए। सभी अपना वीडियोस ओपन कर दीजिए। अनीता जी जैन, अजय प्रसाद जी, करुणा जी, पूजा जी छाजेड़, चंद्रकला जी कांकरिया, लीला कर्नावट। 2 मिनट के लिए एक वीडियो ओपन करिए। ले रहे थे और आप ले रहे हैं ना ग्रुप फोटो? स्नेहल जी, मयूरी जी, स्नेहल जी, फोटो ले लीजिए ग्रुप का। लाभे, हाँ, अनीता जैन, करुण, पूजा छाजेड़। हाँ, आप लोग अपना जो अटेंडेंस देंगे ग्रुप में तो अपना नाम अवश्य लिखे। अपना नाम अवश्य उसमें लिख करके आपको अटेंडेंस देना है। जय जिनेंद्र, अपना नाम और आपने कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो दोनों लिखना है। ट्यूसडे या सैटरडे या दोनों क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों का अटेंडेंस देना है। ठीक है, ओके। ओके एक साथ मत थे ना अंदर। हाँ।